हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः क्लास 12 का रसायन विज्ञान लेकर आए हैं। क्लास 12 का रसायन विज्ञान में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास। आप ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनका हम व्याख्यान भी करेंगे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन निकल सकते हैं उतना हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। ये जो क्वेश्चन आपके हैं ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से संबंधित हैं। ये जितने क्वेश्चन है हमारे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न आयनों में अनुचुंबकीय आयन कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं है। सबसे पहले आपको जब पेपर देने जाएंगे तो थोड़ा देखे रहिएगा कि हो सकता है नहीं दे दिया हो, तो कुछ बच्चे जो है नहीं ध्यान देते और तुरंत निकाल जो आता है उसे निकाल लेते हैं, तुरंत टिक मार देते हैं। तो हमें देखना है कि अनुचुंबकीय आयन। तो पहली बात तो अनुचुंबकीय आयन का मतलब क्या हुआ। अनुचुंबकीय का मतलब ऐसा होता है कि जब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो उनके बाह्यतम कोश में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तो वो अनुचुंबकीय दिखाएगा, अगर युग्मित होगा तो वो प्रतिचुंबकीय दिखाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अनुचुंबकीय आयन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिचुंबकीय आयन होगा इसमें कोई ना कोई आपका। तो जैसे हम देखते हैं यहाँ Ni है, निकिल है, तो निकिल जो आपका होता है Ni, निकिल का परमाणु क्रमांक जो होता है 28 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s2 और फिर आएगा 3d। अब देखते हैं यहाँ पर कह रहे हैं डबल प्लस है, तो डबल प्लस का मतलब ये हुआ कि जो आपका 28 परमाणु क्रमांक है इसमें से 2 कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 26। तो हमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है 26 का, तो 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18, और 18 में क्या होगा आपका, यहाँ पर 4s2 होता है, तो 4s2 होगा, उसके बाद 3d होता है। तो यहाँ देखते हैं जो डबल प्लस आता है वो 4 का ही इलेक्ट्रॉन जो है त्यागा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ 18 हो गया है, तो 18 में हमारा बच रहा है 8, तो हमारा यहाँ पर जो बच रहा है वो 8 बच रहा है। तो यानी डी में क्या होगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन है, और 4s है तो 4s में 0 हो जाएगा, क्योंकि जो 4s2 जो होता है यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है, Ni जो अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्याग चुका है। अब यहाँ देखते हैं जो डी में है, तो डी में 5 कक्षक बनते हैं आपके। डी में आपके जो बनेंगे 1 2 3 4 और ये 5 कक्षक बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो 1 2 3 4 और ये 5, और बचा 3 6 7 8। इसमें देखते हैं 2 इलेक्ट्रॉन क्या है आपका अयुग्मित है, तो इसका मतलब ये क्या होगा आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि Ni डबल प्लस जो है ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा, आपका अनुचुंबकीय प्रदर्शित करेगा। और ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो अनुचुंबकीय नहीं, तो ये तो अनुचुंबकीय है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जेडियन दिया गया है यहाँ पर, तो जेडियन डबल प्लस है, और जेडियन का परमाणु क्रमांक जो होता है 30 होता है, डबल प्लस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। इसने अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है। जब इसने भी अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो इसके पास बचता है 28। जब 28 बचता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आता है 4s, उसके बाद आएगा 3d। तो यहाँ देखते हैं 2 4 10 2 12 6 18, और यहाँ रखते हैं 18 2 20। अब जो बच रहा है 30 देखना है, तो यहाँ बच रहा है हमारा 10। लेकिन जब 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इतना आता है, और इसने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो बाह्यतम कोश का ही इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसने त्यागा होगा, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तो यहाँ हो जाएगा 0। अर्थात आप कह सकते हो कि डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है, और जब डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करेंगे 5 कक्षक बनाएंगे डी में। जब 5 कक्षक बनाएंगे तो एक कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन पहले हम भरते हैं हुंड के नियम के अनुसार। कोई कक्षक तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि प्रत्येक कक्षक में क्या होगा 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करता। तो यहाँ 1 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश करा, बचा 5, तो यहाँ भी जब हम भरेंगे तो यहाँ देखते हैं कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, और दोनों कक्षक में क्या सभी पांचों कक्षक में 2 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये क्या है आपका जो क्या कहते हैं प्रतिचुंबकीय, आप कह सकते हैं ये आपका प्रतिचुंबकीय है। जब ये प्रतिचुंबकीय आपका है, क्योंकि इसमें क्या है आपका टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है आपके युग्मित हैं, टोटल जितने इलेक्ट्रॉन है युग्मित हैं। तो आपको ध्यान देना है किसी कक्षक में यदि युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह तत्व या आयन जो होगा आपका वो क्या करेगा प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका क्या है प्रतिचुंबकीय निरूपित कर रहा है, तो हमारा ये सर्टिफाई होगा, हमारा क्या होगा जेडियन डबल प्लस आपका सही राइट विकल्प होगा। तो यहाँ पर क्या है जेडियन डबल प्लस आपका राइट विकल्प है। अगर बात करते हैं हम कॉपर की,
तो कॉपर का जो परमाणु क्रमांक होता है Cu का वो 29 होता है। जब 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s, उसके बाद आएगा 3d। तो यहाँ देखते हैं 2 4 10 2 12 से 18 और यहाँ भरते हैं 18 2 20 और यहाँ देखेंगे 20 और यहाँ होता है 9। तो यहाँ क्या होता है, ये आप बाउ के नियम का अपवाद है। तो यहाँ जो डबल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बचा वो चला आता है यहाँ को, तो इसके पास हो जाता है 10। ये कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। लेकिन जब हम देखते हैं कॉपर डबल प्लस है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, त्याग दिया है। तो इसके पास बचा 27। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल प्लस हो जाएगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन 4s का त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन आपका एक इलेक्ट्रॉन 3d का त्यागेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3d9 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 3d10 का एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो यहाँ 3d9 हो जाएगा। जब यहाँ 3d9 हो जाएगा तो सेवर सी बात है, इसके एक कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय रह जाएगा, कहने मतलब अयुग्मित रह जाएगा। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा आपका टोटल, ये भी क्या हो जाएगा आपका अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा आपका, ये भी अनुचुंबकीय दिखाएगा। और ये भी इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये भी अनुचुंबकीय ही निरूपित करेगा आपका। तो ये चार तीनों जो आपके विकल्प हैं ये अनुचुंबकीय हैं और आपका जो Zn डबल प्लस है ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है, हमारा Zn डबल प्लस है। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा है निम्न में अनुचुंबकीय यौगिक है। अब हमें देखना है इसमें कौन सा अनुचुंबकीय यौगिक है। तो अनुचुंबकीय यौगिक देखने के लिए पुनः हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करना पड़ेगा हमको। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं जैसे यहाँ पर पहला इसका विकल्प है CuCl है। तो इसको जब तोड़ेंगे तो Cu प्लस और Cl माइनस आएगा, अर्थात इसका मतलब ये हुआ जब कॉपर आप देखेंगे Cu प्लस, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, इसने एक त्यागा तो इसका बचा 28। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 18 आपका जो है अष्टक हो जाएगा। उसके बाद इसके पास जो बचता है 18 2 20 10 बच रहा है, तो ये आपका 3d10 भरेगा, इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आपका 3d10 में है, इसका मतलब ये आपको प्रतिचुंबकीय गुण निरूपित करेगा। आपका ये क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय निरूपित करेगा। आगे बढ़ते हैं तो AgNO3 इसी प्रकार से। अब आगे हम आते हैं FeSO4 पर। FeSO4, तो FeSO4 जब तोड़ेंगे तो हमारे पास होगा Fe डबल प्लस और SO4 डबल माइनस होता है। हमारे पास Fe डबल प्लस और SO4 डबल माइनस होगा। तो यहाँ पर जो Fe होगा तो Fe का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 26 होता है। Fe का परमाणु क्रमांक जो होगा वो 26 होगा। तो इसको 18 और 4s2 और उसके बाद 3d 18 2 20 और 6 इतना आ जाएगा आपका, इतना। अब इसके पास डबल प्लस है तो सेवर सी बात है इसके ऊपर डबल प्लस आएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा यहाँ पर कम हो जाएगा। तो यही 4s का 2 इलेक्ट्रॉन कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 4s 0। और यहाँ बचा आपका 3d6 और 3d6 में अगर देखते हैं तो हमारे 5 कक्षक बनता है यहाँ पर और 6 इलेक्ट्रॉन है। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन प्रत्येक कक्षक में प्रवेश करता है। कभी भी आपको ध्यान देना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम पूरे कक्षक में प्रवेश कराएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वो युग्मित होगा। यहाँ पर क्या है आपका एक कक्षक युग्मित है, बाकी 4 कक्षक अयुग्मित हैं। अगर अयुग्मित है तो इसका मतलब ये कौन सा गुण प्रदेश करेगा, आपका अनुचुंबकीय गुण प्रदेश करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका FeSO4 है वो आपका अनुचुंबकीय यौगिक है। और बात करते हैं ZnCl2 की। तो Zn को जब तोड़ेंगे तो ये डबल प्लस में आएगा, और जबकि डबल प्लस को हमने यहाँ भी देखा कि आपका ये क्या था, प्रतिचुंबकीय था। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। निम्न में से रंगीन आयन क्या, रंगीन आयन है, रंगहीन आयन है, सॉरी रंगहीन आयन है। कह रहे हैं इसमें से कौन सा रंगहीन आयन है। पुनः वही बातें हैं, रंगहीन आयन का मतलब हुआ कि वो कलरलेस है आपका। इसमें से कौन सा आयन आपका कलरलेस है। तो यहाँ देखेंगे पुनः हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम यहाँ देखते हैं Cu प्लस में। जब Cu प्लस में देखते हैं तो हमने यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया था, 3d पॉजिटिव आया था। तो ये आपका अगर कोई भी आपका हो, कोई भी एलिमेंट या तत्व हो, अगर उसके ऊपर, या आप ऐसा कह सकते हैं कि यदि वह युग्मित इलेक्ट्रॉन को निरूपित करता है, यदि वह युग्मित इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है तो वह रंगहीन यौगिक निरूपित करेगा या आयन को दिखाएगा। अगर उसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है तो कलर आपका होगा। तो इसमें देखते हैं कॉपर Cu में, जब Cu प्लस देखा जाता है तो 18 और इसका होता है 29, 29 में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बचेगा 28। तो इसके पास बच रहा है 10, 18 10 28 हो जाएगा। यहां तक आपका कंप्लीट है। अब हमको चाहिए 4s और हमको चाहिए 3d। तो 4s अभी आपको हमने बताया कि कॉपर जो
जो है वो अबाव नियम का अपवाद है। तो 4s में पहले इलेक्ट्रॉन ना भर करके पहले भरता है 3d में, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, पूरा 10 यहाँ भर जाएगा। तो आप देखेंगे कॉपर में जो है पांचों कक्षक पूर्ण रूप से 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं डी में, पांचों कक्षक पूर्ण रूप से भरे हैं, तो आपका क्या होगा, कॉपर जो होगा आपका रंगहीन आयन बनेगा, और ये वाला आपका रंगीन बनेगा, Na डबल प्लस भी आपका रंगीन बनेगा, और ये भी आपका रंगीन ही बनेगा। तो आपके ये तीनों जो है आपके रंगीन है, लेकिन आपका जो कलरलेस होगा वो Cu सिंगल प्लस होगा आपका। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करता है। तो आपको ध्यान देना है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, वैसे लगभग डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं आपके, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं वे सभी उत्प्रेरक के गुण पर निरूपित करते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं उत्प्रेरक, और एक चीज और है, उत्प्रेरक विष और उत्प्रेरक वर्धक का गुण भी निरूपित करते हैं। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वे सभी आपके क्या हैं, उत्प्रेरक के गुण निरूपित करते हैं। तो हम इसमें देखते हैं हमें डी ब्लॉक का जो तत्व मिलता है वो क्या है आपका Fe, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक जो आपका है वो 26 है। तो हमें मिलेगा आपका इसमें Fe क्या होगा आपका उत्प्रेरकीय गुण व्यक्त करता है। आगे हम बढ़ते हैं कि वह धातु जो परिवर्तनशील अवस्था नहीं हो दर्शाता है। कह रहे हैं कि वह धातु जो परिवर्तनशील अवस्था नहीं दर्शाता, अर्थात आप ये कह सकते हैं कि इसमें से कोई एक तत्व आपका एलिमेंट्स है जो आपकी परिवर्तित संयोजकता या परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था को व्यक्त नहीं करता। तो इससे कोई मतलब नहीं है। आपका बेंडियम है, बेंडियम निरूपित करता है। Fe है आपका, Fe निरूपित करता है, क्योंकि Fe आपने देखा होगा Fe के ऊपर डबल प्लस भी होता है, Fe के ऊपर ट्रिपल प्लस भी होता है, दोनों पाए जाते हैं। देखिए यहाँ है ट्रिपल प्लस, तो Fe के ऊपर दो प्रकार के आयन पाए जाते हैं, Fe डबल प्लस और Fe ट्रिपल प्लस। तो आप कह सकते हैं Fe की ऑक्सीकरण अवस्था 2 प्लस भी होती है और 3 प्लस भी पाई जाती है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था डबल प्लस और ट्रिपल प्लस दोनों पाई जाती है। इसमें हम देखते हैं जेडियन। तो जेडियन आपका जो है क्या है, ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करता आपका। तो जेडियन जो जिंक है ये क्या होगा आपका, इसका पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका जेडियन होगा। इसमें से जो नोट करना हो आप नोट कीजिए, उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। पुनः हम देखते हैं निम्न में से कौन प्रतिचुंबकीय है। तो इसमें देखेंगे Cu डबल प्लस है, Na डबल प्लस है, Si ट्रिपल प्लस है, Mn डबल प्लस है। पुनः हम देखते हैं कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर चुके हैं, यहाँ डबल है तो इसका मतलब क्या, 29 से 2 घटाएंगे 27 होगा, तो ये आपका क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा, ये होगा नहीं। ये Ni डबल प्लस है, तो Ni का जो आपका Ni देखेंगे निकेल, Ni का जो होगा आपका 28 होगा। तब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 28 का, तो 28 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो हमें मिलता है 18 प्लस 10। तो ये जो 10 होगा ये दो पार्ट में बढ़ जाएगा आपका, एक 4s में और एक 3d में। तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3d में आपके जो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन हमें देखना है Ni डबल प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, जो निकिल है उसने 2 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या किया, त्याग दिया है। तो जब Ni ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है तो इसका जो बचेगा वो टोटल कितना बचेगा, 26। तो ये जो आपका होगा बाह्यतम कोश का जो आपका 4s2 है, तो यही का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। पहले जो है आपका जो बाह्यतम कोश होगा उसी का इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो यहाँ का जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसने त्याग दिया, तो यहाँ आपका बचेगा यहाँ पर 3d8। तो जब 3d8 बचेगा आपके पास, तो 3d8 में अगर 5 इलेक्ट्रॉन, 5 कक्षक है हमारे पास डी में, तो 5 कक्षक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, और ये 5 ये हो गए, बचा 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भर जाएंगे। अब इसमें बचा आपका 2 कक्षक, दोनों कक्षक क्या होंगे, अनुचुंबकीय होंगे। यानी कहने मतलब आप कह सकते हो कि ये अयुग्मित होंगे, आपके अयुग्मित होंगे, दोनों कक्षक अयुग्मित होंगे। और जब अयुग्मित होंगे तो ये अनुचुंबकीय गुण दिखाएंगे। आपके जो 2 कक्षक बच रहे हैं ये अयुग्मित है, क्योंकि इनमें क्या है, डबल युग्मित, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम होने चाहिए। वैसे युग्म में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, आपके 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अयुग्मित है तो ये वाला क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय गुण दर्शाएगा। ये आपका जो दिखाएगा क्या होगा, अनुचुंबकीय गुण दिखाएगा। इसका मतलब ये भी नहीं होगा हमारा। अब आते हैं स्कैंडियम पर। स्कैंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखते हैं, स्कैंडियम का आपका जो होता है 21 होता है, और 21 है तो इसके ऊपर कितना है, ट्रिपल प्लस है, तो 21 से 3 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना, 18 बचेगा। और 18 बचेगा तो हम करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखते हैं यहाँ पर जो P है, P के बाह्यतम कोश में या P में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं यस में जो आपका होगा 1 कक्षक होगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, यहाँ पर हो जाएगा। और P में अगर देखेंगे तो 3 कक्षक होंगे, तो 3p6 होगा।
तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएगा, और बच रहा है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों भर जाएंगे। तो इसमें भी देखते हैं, तो इसमें क्या होगा आपका युग्मित होगा। जितने इलेक्ट्रॉन है टोटल इसमें आपके युग्मित हैं, तो टोटल क्या होंगे युग्मित, यहाँ भी युग्मित है। अर्थात आप कह सकते हो कि जो स्कैंडियम है हमारा, राइट द आंसर स्कैंडियम, यानी कि ये आपका जो होगा क्या होगा आपका प्रतिचुंबकीय होगा। यमियन आप देख ले, यमियन का आपके पास है, यमियन डबल प्लस है, यमियन का जो होगा आपका 25 होगा, तो यमियन का परमाणु क्रमांक 25 होता है। डबल प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, बचेगा आपके पास 23। जब 23 इलेक्ट्रॉन बचेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे आप, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6, अब आपका आ जाएगा 4s और आपका आ जाएगा 3d। तो यहां देखते हैं 23, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा है, तो आपका जो बाह्यतम कोष का होगा वही त्यागेगा आपका 2। अब बच रहा है यहाँ पर 23, तो 18 2 20, तो यहाँ बचेगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन। और जब डी में हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 कक्षक हो गए। तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले कक्षक में, दूसरा दूसरे कक्षक में, तीसरा तीसरे कक्षक में, चौथा चौथे कक्षक में और पांचवा पांचवें कक्षक में। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और 5 इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में भर गए हैं। तो इसमें देखेंगे हम 5 जो हमारा होगा, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इसमें, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि यमियन डबल प्लस जो है वो अनुचुंबकीय गुण व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त करेगा? अनुचुंबकीय। तो ये अनुचुंबकीय, यानी अगर चुंबकीय गुण की बात किया जाएगा तो अनुचुंबकीय। और अगर कलर की बात करेंगे, हम रंग की बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कोई भी एलिमेंट्स या आयन या कोई भी यौगिक अगर उसमें अनुचुंबकीय या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वो आपका रंग देगा, यानी कलर देगा। तो ये आपका क्या होगा? रंगीन होगा। इसका जो कलर होगा वो रंगीन होगा। तो ये कोई भी ना कोई कलर देगा आपका, लेकिन रंगीन होगा। अगर उसमें क्या होगा आपका, जैसे ये वाला स्कैंडियम है आपका, तो यहाँ देख रहे हैं युग्मित है। अगर इसके रंग की बात की जाए तो ये रंगहीन होगा आपका। क्या होगा? रंगहीन, यानी Sc3+ आपका क्या है? रंगहीन तत्व है या आयन है। आप ऐसा कह सकते हैं कि Sc3+ जो है आपका रंगहीन आयन है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन धातु का गलनांक अधिक होगा? निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे ज्यादा होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सभी पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि जो आपका जो W है आपका टंगस्टन जिसे हम कहते हैं, टंगस्टन, इसका गलनांक सबसे अधिक होता है और ये हमारी बल्बों में भी प्रयोग किया जाता है। जो बल्ब होती है उसमें प्रयोग किया गया है, तो इसका गलनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग बल्बों में किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे दिए हैं कि NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यहाँ कह रहे हैं कि Ni निकिल की ऑक्सीकरण संख्या इसमें क्या होगी? तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पर Ni में, तो अगर देखते हैं यहाँ पर, तो NiCO का होल 4, तो हम जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं में Ni की ऑक्सीकरण संख्या, तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को हम x मान लेते हैं। तो हमने माना कि Ni की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? x प्लस, तो आप देख रहे हैं जो CO है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO जो आपकी है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीकरण संख्या जो होती है वो 0 होती है। तो 4 × 0 हो जाएगा और यहाँ बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा 0। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसमें Ni यानी निकिल की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या है आपकी? 0 है। राइट द आंसर फर्स्ट, आपका 0 शून्य। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है? कितना अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, निम्न में से किस आयन में, जो आपका विकल्प दिया है, आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है ही नहीं इसमें आपका। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप देखते हैं क्रोमियम डबल प्लस, अगर हम देखें यहाँ पर क्रोमियम डबल प्लस, तो Cr का परमाणु क्रमांक 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d। अब जो बचेगा वो d में जाएगा। तो 2 4 10 2 12 6 18 2 20, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, हमने यहाँ 4 रखा। लेकिन कह रहे हैं क्रोमियम डबल प्लस, तो क्रोमियम डबल प्लस का मतलब ये हो गया कि 24 से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो हमने आपसे बताया कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, जो इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा वो क्या होगा? आपका 4s का होगा।
तो यहां से 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा। जब 4s का इलेक्ट्रॉन हट जाएगा 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s2 और यहाँ 3p6 आपका हो जाएगा 4d4 सॉरी 3d4। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो आपका d है तो d में क्या हो जाएगा, आपका 5 कक्षक आपके बनेंगे और हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ देखेंगे तो इसमें 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात आती है Fe की डबल प्लस, इसमें भी आपका क्या होगा, आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। कॉपर में भी आपका आयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। अब देखते हैं Zn डबल प्लस। अब Zn डबल प्लस में देखते हैं तो Zn का परमाणु क्रमांक जो होता है 30 होता है। Zn का परमाणु क्रमांक 30 होगा और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 हो जाएगा 3d10। आप कितना हो जाएगा, अब डबल प्लस कह रहे हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा हमारा 28। तो 28 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ 3p तक आपका सेम कंडीशन चलेगा। यहाँ का 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, आपका घट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3d10। और 3d10 का मतलब d में जो है 5 कक्षक ही पाए जाते हैं और एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 जब 5 है तो 5 दूना 10, अर्थात आप कह सकते हैं कि Zn डबल प्लस में आपका क्या होगा कि आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है सभी युग्मित हैं और ये आपका युग्मित है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रंगहीन होगा, इसमें कोई कलर नहीं पाया जाएगा और बाकी सभी में कलर होंगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस संक्रमण तत्व का घनत्व उच्चतम है। घनत्व सबसे ज्यादा है, यानी कहने का मतलब आप ये कह सकते हो कि जहां पर वो पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है, किसमें घनत्व सबसे ज्यादा है, तो ओस्मियम जो आपका है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होता है। आपका किस संक्रमण तत्व का घनत्व उच्चतम है, तो ओस्मियम का घनत्व जो होगा सबसे ज्यादा होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन लेंथेनाइट तत्व है। तो आप देख रहे हैं ये आपका यस ब्लॉक तत्व है, ये आपका डी ब्लॉक तत्व है और यहां देखते हैं तो सीई जो आपका है, सीई ये आपका लेंथेनाइट का तत्व है। तो ये आपका सीई जो है ये लेंथेनाइट तत्व है, लेंथेनाइट श्रेणी का तत्व है। तो आप जानते हैं ये ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया, 2 श्रेणियों में, एक लेंथेनाइट श्रेणी और एक एक्टिनाइट श्रेणी, 2 ही श्रेणियों में विभाजित किया गया है आपको। तो एक आपका क्या होगा लेंथेनाइट श्रेणी और एक होता है आपका एक्टिनाइट श्रेणी। इसमें से जो नोट करना है नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें कह रहे हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो संक्रमण श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपको बता दें पहले थोड़ा सा कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आपने भी देखा है तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका जो बाह्यतम कोष होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, उसके बाद एस उपकोष में प्रवेश करता है। तो यस के पहले जो उपकोष होगा, जैसे आपको मान लीजिए 3 है और यहाँ 4s होगा, तो आप मान लीजिए बाह्यतम कोष को हम n मान लेते हैं, वैसे बाह्यतम कोष को हम n मान लेते हैं। तो 3 अगर हम 4 में से 1 घटाएंगे तभी 3 आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n-1 हो जाएगा और ये आपका डी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ns। अब आपको पता है कि डी कोष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 1 से 10 होती है, 1 से 10 होगी और यस में जो होगा 1 से 2 होगी। अगर ये विकल्प कहीं मैच खाता है तो आपका वही होगा। तो आप देखेंगे n-1 डी 1 से 10 और n-s 0 से 2, तो आपका यही होगा, राइट आंसर है। तो यहाँ आप 0 भी कह सकते हैं कि 0 से 2, क्योंकि यस में आपका क्या होगा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और या फिर 0 हो सकता है। तो आपका ये आंसर राइट होगा, n-1 डी 1 से 10 और n-s 0 से 2। अगर यही बात यह ब्लॉक के लिए लागू करते हैं हम, तो यह ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यह ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका हो जाएगा n-2 यफ 1 से n-2, 1 से आपका जो होगा वो 14 होगा और आपका n-1 आपका डी 1 से 10 होगा और n-s 0 से 2 होगा। तो आपका इतना हो सकता है, ये वाला यह ब्लॉक का तत्व होगा। यह ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो आपका n-2 यफ 1 से 14, n-1 डी 1 से 10, n-s 0 से 2 या 1 से 2 आपका होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा तत्व डी ब्लॉक का तत्व है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है।
अब कह रहे हैं, तो आप जानते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को ही संक्रमण तत्व कहा जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वो आपके यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में पाए जाते हैं। यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के गुणों या मध्यवर्ती गुणों को रखने वाले तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आपका है, तो कह रहे हैं कौन सा तत्व डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व नहीं है। तो पहली बात तो यहाँ सी काट देते हैं कैल्शियम, क्योंकि ये एस ब्लॉक का तत्व है। लेकिन ये तीनों जो तत्व है हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं। जो तीनों तत्व हैं ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं, लेकिन हमें इसमें देखना है कौन संक्रमण तत्व नहीं है। तो हमारा जो होगा वो जेडियन होगा, जेडियन। तो इसमें से दो तीन तत्व ऐसे हैं जो संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। संक्रमण तत्व के अपवाद, ये अपवाद हैं। पहला आपका जेडियन हो जाएगा, दूसरा आपका सीडी हो जाएगा, और एचजी हो जाता है, और एक होता है सीएन होता है। ये चारों तत्व क्या है आपके संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं, क्योंकि इनके बाह्यतम कोष जो होते हैं वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और इनमें जो होता है युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनमें क्या हो जाएगा आपका, ये संक्रमण तत्व नहीं कहलाते हैं। और इनमें जो पाया जाता है वो धात्विक गुण पाया जाता है, इनमें धात्विक गुण पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सेकंड होगा, और आपका होगा जेडियन, जिंक। अगला क्वेश्चन हमारा कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला विन्यास। इसमें कह रहा है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला, इसका मतलब इसमें से कोई भी तत्व ले लीजिए, उसके ऊपर कितना अधिकतम आवेश हो सकता है। अब यहां देखते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं इसके बाह्यतम कोष में 3 है, तो यानी आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ 3, और यहाँ पर आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी होगी, 2। तो दोनों को जोड़ते हैं तो अधिकतम जो होगा हमारा 5 होगा। ऑक्सीकरण अवस्था अधिकतम कितनी होगी, 5, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस। वैसे आपका जो यहाँ शुरुआत होता है वो 2 प्लस से शुरुआत होता है। और इसमें देखते हैं हम 5 और 2 7, यहाँ पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो होगा वो 7 होगा। और आप देखेंगे डी ब्लॉक में जो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो एमईएन की होती है। और आगे देखते हैं यहाँ पर 5 और 1 6, तो यहाँ पर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था जो होगी वो क्या होगी, 6 होगी। और यहाँ पर 6 2 8, लेकिन यहाँ देखते हैं तो एक में आपका क्या होगा, जो 6 यहाँ लिखा है, तो इसमें जो होगा 5 कक्षक आपके पाए जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन को हम भरेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश कराते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश कराएंगे, उसके बाद आपका छठवां इलेक्ट्रॉन यहाँ हो जाएगा। तो पहली बात तो एक कक्षक क्या होगा आपका युग्मित हो जाएगा। 4 आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा, 4 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 6, अर्थात इसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 6 होगी। तो इसमें हम देखते हैं तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था वाला जो तत्व हमें जो विकल्प मिलता है वो हमें मिलता है सेकंड 3d5 और 4s2। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी तत्व के 3d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। कह रहे हैं कि 3d में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो आपको पता है किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो 18 प्लस 4s प्लस 3d ये होना चाहिए, 18 4s और 3d। तो हम देखते हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 4s में क्या होगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन। और 3d में कह रहे हैं ऑलरेडी कि 3d उपकोष में जो आपका है वो 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है यहाँ पर, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख लेते हैं। तो 7 और 2 और 18 जब ऐड करते हैं तो हमें टोटल कंप्लीटेड मिलता है 27। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी तत्व के 3d उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन है तो उसका परमाणु क्रमांक जो होगा वो 27 होगा। और 27 जिसका परमाणु क्रमांक होता है वो आपका होता है कोबाल्ट CO, कोबाल्ट आपका होगा। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अपने सेशन का, तो हमारा है लेंथेनाइड संरक्षण के कारण पश लेंथेनाइडों में अब विकल्प दे रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है, आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, घनत्व उच्च हो जाता है। अब कह रहे हैं कि सभी हो सकता है। तो आपको पता है लेंथेनाइड संचन हो या अंचन हो, इसका मतलब ये होता है कि निरंतर लगातार, यानी कहने मतलब लेंथेनाइड या एक्टिनाइड में लगातार त्रिज्या की कमी, निरंतर कमी को ही लेंथेनाइड संचन या अंचन कहा जाता है। तो इसमें पहला विकल्प है आयनिक त्रिज्याओं में आयनिक त्रिज्या कम हो जाती है, तो राइट आंसर आपका आयनिक त्रिज्या कम होती है, सही है। आयनन ऊर्जा अधिक हो जाती है, ये भी सही है आपका। तो घनत्व उच्च हो जाता है, ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो सभी होगा। तो इसमें जो है आपका चौथा विकल्प राइट है आपका, ये कंप्लीटेड आपका जो है। तो आज हम डी और एफ ब्लॉक से कुछ तत्वों को देखे हैं जो कि आपका जैसे युग्मित हुआ, अयुग्मित हुआ, ये चीजें हैं। तो कुछ चीजें और हम आपको बता देते हैं।
इसी साथ में तो हम देखते हैं, जैसे एक आता है आपका चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण अगर बात की जाए तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निर्भर करता है। चुंबकीय आघूर्ण, तो चुंबकीय आघूर्ण इसको हम म्यू से व्यक्त करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को म्यू से व्यक्त किया जाता है और इसका सूत्र होता है n प्लस n ब्रैकेट में n+2, इसका सूत्र होता है। और इसका मात्रक जो होता है Bm, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होगा हमारा वो Bm होता है, जिसे हम कहते हैं बोर मैग्नेटोन, बोर मैग्नेटोन कहा जाता है। और अगर बात करें किस पर निर्भर करता है तो आप कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करता है। और आप कह सकते हैं यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी तो चुंबकीय आघूर्ण भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। चुंबकीय आघूर्ण यानी कहने का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज्यादा होगा चुंबकीय आघूर्ण भी उतना ही अधिक होता है। तो हमारा सेशन यहीं पर खत्म होता है। अब आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का नमस्कार।